नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जैब का, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। 4 क्लासेस हो चुके हैं, ये है क्लास नंबर 5, 5th क्लास है ये। और इससे पहले हम काफी सारे लगभग 100 के आसपास एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं 4 क्लासेस में, राइट। अराउंड 80 क्वेश्चन सॉरी हम डिस्कस कर चुके हैं, और इस सेशन के साथ लगभग 100 क्वेश्चन हम कंप्लीटली अच्छे से डिस्कस कर चुके होंगे, राइट। तो इन सेशंस का बहुत ही अच्छे से फायदा उठाए, क्योंकि हमें पता है कि आईईआईएफएस नया कंपोनेंट है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उनका हमें आइडिया नहीं है। तो इन सेशंस के थ्रू आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम ये एमसीक्यूज आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन जो कि प्रीवियस सेशन में पूछा गया था, और इसको आपको आंसर करना था इन द कमेंट सेक्शन। An investment in which Daiichi Sankyo of Japan acquires Ranbaxy India is an example of which among the following? तो Ranbaxy India एक actually already established एक फर्म है, कंपनी है, इंडिया में फार्मा कंपनी है ये। और इसको एक्वायर किया गया था बाय जापान डाइची सांक्यो, ये एक्चुअली हुआ था। और ये एक एग्जांपल है किस तरह के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ये पूछा गया था। इज इट ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, जॉइंट वेंचर या रेड फील्ड? तो मैं आपको बता दूं कि 3 तरह के एफडीआई होते हैं। पहला है ग्रीन फील्ड, दूसरा है ब्राउन फील्ड एंड जॉइंट वेंचर। रेड फील्ड कुछ नहीं होता। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पर ग्रीन फील्ड का मतलब ये है कि किसी भी तरह की एग्जिस्टेंस अगर किसी कंट्री में नहीं है, लेट्स से इंडिया है, यहाँ पर मैकडोनल्ड्स पहले नहीं था। मैकडोनल्ड्स ने जो है यूएस पे आकर पहली बार एक स्टोर अगर ओपन किया है इंडिया में, देन दैट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच इज ऑफ द टाइप ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड यानी एकदम स्क्रैच से शुरुआत करना, वो होगा। अब एक ऐसा कंपनी को एक्वायर कर लेना या फिर उसका एक पार्ट जो है एक्वायर कर लेना और इंडिया में अपने ऑपरेशंस कैरी आउट करना, उसे हम ब्राउन फील्ड कहते हैं। क्योंकि कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इंडिया में, उसे जापान की कंपनी ने एक्वायर किया और फिर अपने ऑपरेशन चला रहे। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज को चलाने का और उस तरीके के इन्वेस्टमेंट को हम ब्राउन फील्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब लेट्स से इंडिया में एक कंपनी है और फॉरेन में एक और कंपनी है। लेट्स से हीरो और होंडा, ये जो है इनकी जो पार्टनरशिप थी, वो एक एग्जांपल है इस चीज की। तो इंडिया में जो है हीरो था और फिर होंडा, वो दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं। नेम भी यहाँ पर चेंज नहीं होता है, हीरो होंडा एक साथ जो है हो जाते हैं। और वो शेयर करते हैं एक दूसरे में, कैपिटल हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एक दूसरे के मशीनरी जो है वो शेयर करते हैं। तो इस तरह की जो पार्टनरशिप है उसे हम जॉइंट वेंचर और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, एक्वायर कर लिया गया है। एक्वायर करने पे वो हो जाता है ब्राउन फील्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बी इज द राइट आंसर हियर, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम पूरे के पूरे सिलेबस को इन सेशंस के थ्रू कवर कर रहे हैं, और एमसीक्यूज के थ्रू कवर करना इज द बेस्ट थिंग अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन जहां पर एमसीक्यूज आएंगे कर रहे हो। यहाँ पर देखिए पहला सवाल आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर नोन एज द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, ये पूछा गया है। तो ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें 2 इंस्टीट्यूशंस का जन्म हुआ था, और वो 2 इंस्टीट्यूशंस है कौन इन इस लिस्ट में से, वो पूछा जा रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन का मैं बता दूं, ये जो है इस इससे आए थे 2 ऑर्गेनाइजेशंस हमारे। आई कैन से आईबीआरडी जो है वो पहला था, और दूसरा था आईएमएफ, ठीक है। आईबीआरडी जो है हमारा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। मेनली यूरोप जो वॉर हुआ था, उस समय जो वॉर हुआ था वर्ल्ड वॉर 2, उसका जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उससे निकालने के लिए कई सारे कंट्रीज जो है, मेनली यूरोप जो है, वेस्टर्न यूरोप था, उसको निकालने के लिए ये बनाया गया था। एंड यूएस के द्वारा मेनली ये फाइनेंस किया जा रहा था, ठीक है। तो ये 1944 में ये कॉन्फ्रेंस होता है, और ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें एस्टेब्लिश किया जाता है। एक तो एक इंटरनेशनल बैंक के रूप में, दूसरा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि फॉरेन करेंसी इनसे रिलेटेड जो स्टेबिलिटी है ग्लोबल इकोनॉमी की, उन सभी चीजों को हैंडल करे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशन से, उन्हें हम ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं। तो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? आईबीआरडी, आईबीआरडी आगे जाकर इसका नाम हो गया वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप एक्चुअली। और इस वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक इंस्टीट्यूशन था आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट।
राइट। तो ये वर्ल्ड बैंक एज वेल एज IMF, दीज टू आर समथिंग दैट आर पार्ट ऑफ ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन से अग्रीमेंट का कौन से अग्रीमेंट से रिलेटेड है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, वो भी आपको पता होना चाहिए। आगे के जो एमसीक्यूज है वहां पर हम डिस्कस करेंगे। सही जवाब यहाँ पर क्या है, डी, 2 and 3 इज द राइट आंसर। अगर आपने जवाब डी दिया है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगेन लेट मी रिमाइंड यू, आप लोग इस इन सेशंस का सबसे अच्छे से फायदा उठा सकते हो अगर आप लोग एक बुक और पेन लेकर बैठो और साथ के साथ जो भी आपके आंसर्स है वो आप मार्क करते जाओ। वीडियो को पॉज करो एंड अपने आंसर मार्क करो एंड देन चेक करो कि आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वाज फॉर्म्ड इन द ईयर डैश। अभी अभी हमने डिस्कस किया। अच्छे से अगर आप सुने हो तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। इज इट 1930, 1944, 1945 या 1995? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। 1944 इज द राइट आंसर हियर। जी हाँ, अगर आपने जवाब बी दिया दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इन सेशंस के थ्रू आपको चीजें रिवाइज भी हो जाती है। अभी अभी हमने डिस्कस किया और फिर वही क्वेश्चन आया, राइट। तो 1944 में IMF को जो है एस्टैब्लिश किया गया था। 1945 में इंडिया एक मेंबर बन गया IMF का। ऑल्दो इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर था बट पूरी तरीके से लीगली IMF का मेंबर इंडिया बना इन 1945। 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है एस्टैब्लिशमेंट होता है। इससे पहले होती है GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये इसके जो नेगोशिएशंस होते हैं उसका एक रिजल्ट होता है WTO का एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है। तो GATT एक्चुअली 1948 में ये एग्रीमेंट हुआ था और ये सारे नेगोशिएशंस की शुरुआत हुई थी, राइट। तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। 1945 में इंडिया मेंबर बना, 1944 में एक्चुअली IMF का फॉर्मेशन हुआ एंड सो बी इज द राइट आंसर हियर। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दे दी गई हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द फंक्शंस ऑफ IMF। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे बुक में ये चीजें दी हुई हैं और उसी के हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को आंसर करना होगा। पहला स्टेटमेंट देखिए, IMF मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू परस्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट आर कंसिस्टेंट विद द IMF गोल्स। ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशन का पार्ट होंगे तो आपको इस तरीके से काम करना होगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उससे आपके गोल्स और आपके जो एक्शंस है वो अलाइन करें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही लग ही रहा है। IMF can help member nations to comply with IMF's goals but does not have the legal authority to supervise member compliance। ठीक है। तो जो गोल्स हैं, IMF के कुछ गोल्स हैं, उनके तरफ आगे बढ़ने के लिए मेंबर्स को जो है प्रोत्साहित किया जाता है और जो उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है उसमें IMF क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, मेंबर सही तरीके से चीजें कर रहे हैं या नहीं, उसको मॉनिटर करने का लीगल अथॉरिटी है क्या IMF के पास। लीगल अथॉरिटी यानी कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो IMF आकर रिकमेंड कर सके, बोल सके क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, वो डिसाइड कर सके, ऐसी अथॉरिटी है क्या IMF के पास। वो चीज सेकंड स्टेटमेंट में पूछी जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट अगर हम देखें, यहाँ पर दिया गया है कि इट डज नॉट हैव, कोई भी ऐसी लीगल अथॉरिटी नहीं है। बट देन IMF, एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे 1991 में जो रिफॉर्म्स आए थे इंडिया में, तो IMF ने कहा था कि आपको ये चीजें करनी होंगी और उनको मॉनिटर करने से रिलेटेड लीगल अथॉरिटी IMF के पास है। ठीक है। किसी भी कंट्री को जब रिकमेंडेशन देता है IMF या फिर IMF कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए कहता है, सामने उन्हें जो है हेल्प करता है, तो IMF हैज द लीगल अथॉरिटी। लीगल अथॉरिटी होता है IMF के पास कि वो चीजें जो IMF ने कही है उस हिसाब से कर रहे हैं या नहीं, इस चीज को इंश्योर करने का। ठीक है। तो 1991 में जो भी चीजें कही गई थी कि आपको लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज करना होगा, वो सारे हमने किया, राइट। अगर हम नहीं करते तो IMF के पास राइट होता, अथॉरिटी होती कि हम वो चीज करें, इस चीज को कंप्लायंस के लिए वो स्टेप्स ले सके, एक्शन ले सके। तो ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। जैसे ही हमें ये समझ में आता है तो हमारा सही जवाब हमें मिल जाता है विच इज डी। थर्ड क्या है, ड्यूरिंग द टेम्पररी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस IMF लोन्स टू मेंबर कंट्रीज टू हेल्प देम इम्प्लीमेंट करेक्टिव मेजर। जी हाँ, हमारा भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था 1991 में, तो IMF ने हेल्प किया। IMF serves as a catalyst assisting member nations in mobilizing external funding। IMF हेल्प करता है एक तरीके से एक्सटर्नल फंडिंग। एक कंट्री दूसरे कंट्री को अगर जो है पैसा देना चाहता है तो वो IMF के थ्रू दे सकता है, या फिर IMF
एक्चुअली प्रमोट करता है कंट्रीज के बीच में ये जो लेन देन है, राइट। तो ये सारी चीजें आईएमएफ के मैंडेट में है, तो ये भी एक फंक्शन है। 1, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि आईएमएफ के पास लीगल अथॉरिटी होती है टू एंश्योर कंप्लायंस। ओके, तो इस हिसाब से डी इज द राइट आंसर। अगर आपने डी जवाब दिया है तो वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज बिकेम द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे? फाउंडिंग मेंबर्स होने का मतलब ये है कि जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये एक्चुअली यूएस में हुआ था, और उस कॉन्फ्रेंस में जो जो कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ऑल ऑफ देम बिकेम फाउंडिंग मेंबर्स, है ना, सभी फाउंडिंग मेंबर्स बन गए। तो वैसे ही इनमें से कौन से कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां गए थे और वो फाउंडिंग मेंबर बने? बेल्जियम, कनाडा, चाइना, इंडिया। ओके, तो ये चार आपके ऑप्शन है, और ये चीज श्योर है कि ये चारों ही कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो गए थे, और ये इस इंस्टीट्यूशन आईएमएफ हो गया या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर आईबीआरडी आप कह लो, उनके फाउंडिंग मेंबर्स ये चारों ही कंट्रीज है। दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज डी। अब यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने, वो अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो गवर्नर ऑफ द ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ आईएमएफ फ्रॉम इंडिया। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं आईएमएफ के, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, ये नंबर ऑफ गवर्नर्स इसके पार्ट है, बोर्ड यानी कि ग्रुप जैसा हो गया, राइट। तो इसमें कई सारे कंट्रीज, मोस्ट जो भी मेंबर कंट्रीज है, उनके गवर्नर्स इस बोर्ड ऑफ गवर्नर के पार्ट होते हैं। इसी तरीके से इंडिया के भी एक ऐसे डेलीगेट है जो कि इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पार्ट है, और वो एक्चुअली इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें एक्स ऑफिशियो गवर्नर ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कहा जाता है, राइट। तो अगर ये पोजीशन आप ले रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली, एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है, अगर आप ये स्पेसिफिक पोजीशन जो भी हम आंसर करेंगे वो पोजीशन में आप आते हो, तो ऑटोमेटिकली आप एक्स ऑफिशियो गवर्नर ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ऑफ आईएमएफ बन जाते हो, यानी कि इस बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के एक पार्ट वो बन जाते हैं। ऐसे कौन से यहाँ पर डिग्निटरी हैं वो हमें बताना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ आरबीआई, या फिर एनी मेंबर ऑफ आरबीआई। यहाँ पर जो है काफी कंफ्यूजिंग है ऑब्वियसली, बट देन द करेक्ट आंसर इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर बनता है, देन दैट फाइनेंस मिनिस्टर ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो गवर्नर, एक्स ऑफिशियो जो गवर्नर है ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ आईएमएफ वो बन जाता है। ठीक है, तो वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, आईएमएफ का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर उसका पार्ट बन जाता है, एंड देन एक्स ऑफिशियो गवर्नर उन्हें कहा जाता है। तो बी इज द राइट आंसर हियर। अगर आपने जवाब बी दिया है तो बहुत सही। अगर आप कंफ्यूज होकर ए जवाब दे रहे हो तो आप बस कोर्स करेक्शन कर लो, अपना जो है आंसर सही कर लो। द करेक्ट आंसर इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पर भी दे दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन, इंडिया करंट आईएमएफ कोटा गिव्स इंडिया डैश परसेंट स्टेक। ठीक है, आईएमएफ में अलग अलग कंट्रीज का कोटा शेयर होता है। कोटा का मतलब ये है कि ईच कंट्री आईएमएफ को कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, उसके बेसिस पर आईएमएफ उन्हें कोटा देता है। ये कोटा, इस टर्म का मतलब ये है कि उस कंट्री के जो भी वोटिंग राइट्स होंगे वो डिसाइड होंगे इसके बेसिस पर। साथ में आईएमएफ अलग अलग कंट्रीज को उसका जो रिजर्व एसेट है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एचडीआर उन्हें कहते हैं, वो एलोकेट करता है। तो वो किस हिसाब से एलोकेट करेगा वो भी डिसाइड होगा बेस्ड अपॉन द कोटा। कोटा किस चीज पे डिसाइड होगा कि उस कंट्री ने कंट्रीब्यूट कितना किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट अगर बन रहे हो, किसी एनजीओ का पार्ट लेट से बन रहे हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपने जितना डोनेट किया है उसके हिसाब से आपको वहां पर जो है बोलने का मौका मिलेगा, या फिर वोटिंग या फिर किसी भी चीज में डिसाइड करने का मौका मिलेगा, राइट। तो ये सेम लॉजिक यहाँ पर है। आईएमएफ में जितना कंट्रीब्यूट करो उतना आपको कोटा मिलता है, और इस कोटा के बेसिस पर आपके वोटिंग राइट्स क्या है, डिसीजन लेना है तो वोटिंग राइट्स कितने हैं, और इसके साथ एचडीआर का एलोकेशन कितना किया जाएगा, आपको ये चीजें डिसाइड होती है। और भी कई सारी चीजें, ये दो इंपॉर्टेंट हैं। तो कोटा कितना मिला हुआ है, ईच एंड एवरी कंट्री को थोड़ा परसेंटेज ऑफ कोटा दिया गया है, पूरे कोटा में से थोड़ा परसेंटेज दिया गया है, तो कितना है वो पूछा जा रहा है, राइट। 1, 1.5, 2.76 या 3.89। तो यहाँ पर सही जवाब है सी, यस राइट, 2.76% इज द राइट आंसर। ये जो है कोटा है, एंड 2.63% हमारा वोटिंग शेयर है, वोटिंग राइट्स का शेयर है। ठीक है, तो टू दोनों में स्टार्टिंग में 2 है, कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में अगर ऐसे दे देता है
कंफ्यूज नहीं होना। यस, ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का वोटिंग शेयर एंड कोटा का जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा। यहाँ पर कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। अगर आपको 2 याद है तो आराम से आप एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हो। सी इज द राइट आंसर। एंड देन यही सारी चीजें आपको यहाँ पर भी दे दी गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2.63% हमारा वोटिंग शेयर है, राइट। सी इज द राइट आंसर। अगर आपने सी जवाब दिया है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इंडिया इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स IMF डैश लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग मेंबर, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज को कोटा दिया गया है। लेट्स से यूएस को 10% कोटा दिया है, चाइना को लेट्स से 15% दिया गया है। इट इज जस्ट एन एग्जांपल। तो इस तरीके से इंडिया का जो कोटा दिया गया है, कितना कोटा है 2.76, ये कौन से नंबर पे आता है, कौन से रैंकिंग पे आता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। हाँ, डैश लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग। तो लेट मी टेल यू, इंडिया प्रेजेंटली जो है 6th लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग मेंबर है, ठीक है। तो 2.76 जो दिया गया है, ये 6th लार्जेस्ट कोटा है। ओके, अगेन फैक्ट है ये हमें याद रखना होगा। इंडिया से रिलेटेड ये जो फैक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। 8th क्वेश्चन आपके सामने, ये रिलेटेड है टू SDR, राइट। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा गया है। हमेशा क्वेश्चन में देख लोगे करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, इन्हीं चीजों पे जो है कई बार खेल जाते हैं। SDR से रिलेटेड, SDR कौन इश्यू करता है, IMF इश्यू करता है। ओके, SDR है क्या, SDR एक्चुअली एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। रिजर्व एसेट का क्या मतलब है, रिजर्व एसेट होता ये है कि लेट्स से आपके पास अमेज़न का कूपन है, तो आप उस कूपन को यूज कर सकते हो कोई चीज खरीदने के लिए। बट क्या अमेज़न का कूपन एक करेंसी है, नहीं ना। तो इसी तरीके से रिजर्व एसेट काम करता है। रिजर्व एसेट, लेट्स से आपके पास 10 SDR है, और इस SDR का डॉलर्स में कुछ वैल्यू है। लेट्स से 10 SDR देने से आपको $1 मिल रहा है। तो इंडिया जो है 10 SDR अपना यूज करके $1 ले सकता है। ऐसे ही ये SDR का कनेक्शन, इसकी वैल्यू हर एक करेंसी से रिलेटेड जो है डिसाइड की गई है। रुपी से होगा, कनाडियन डॉलर से होगा, यूरो से होगा, सभी से, ठीक है, येन से होगा। क्या रिलेशन है वो पूरा है, डिसाइडेड है पहले से ही, राइट। तो इसके बेसिस पर SDR एलोकेट होते हैं, एंड वो SDR को आप या तो डॉलर लेने के लिए, या तो येन लेने के लिए, या तो कोई और कंट्री की करेंसी लेने के लिए यूज कर सकते हो। जो IMF है उसके पास, तो हर एक कंट्री को ये जो SDR है वो एलोकेट होता है बेस्ड अपॉन उसने कितना कंट्रीब्यूशन किया। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा SDR का कॉन्सेप्ट। तो ये एक्चुअली किसी तरह की करेंसी नहीं है, एक तरह का कूपन है जो कि यूज किया जा सकता है और फिर डॉलर्स लिए जा सकते हैं। और अमेज़न का कूपन भी आप, इवन तो वो करेंसी नहीं है, आप चीजें खरीद सकते हो उससे, वैसे ही ये भी है। ओके, तो यहाँ पर SDR जो है इन करेंसी से एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जा सकता है, एलोकेट किया जा सकता है बाय IMF। SDR से रिलेटेड स्टेटमेंट्स इनमें से गलत ढूंढना है हमें। SDR was created as a supplementary international reserve asset in the context of Bretton Woods fixed exchange rate system, ठीक है। तो पहले होता ये था, इसकी जरूरत क्या है, अभी मुझे डॉलर्स चाहिए, मैं जाके यूएस से मांग लूंगा, ठीक है। इंडिया को डॉलर्स चाहिए तो वो यूएस के पास जाके मांग लेगा। बट ये चीज पहले बहुत ज्यादा प्रेवलेंट नहीं थी, क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था, यानी कि यूएस और इंडिया की जो करेंसी है उसका एक्सचेंज रेट क्या होगा वो डिसाइडेड रहता था। अब उस चीज को फ्लोटिंग कर दिया गया है, यानी कि मार्केट के बेसिस पर, मार्केट में जो चीजें चल रही हैं उसके बेसिस पर ये एक्सचेंज रेट कर दिया गया है। तो इस वजह से यूएस और इंडिया अब आराम से एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, मार्केट में क्या रेट है, हाँ उसके हिसाब से आप ले लो। बट पहले ये फिक्स्ड होता था, और फिर इंडिया लेट से एग्री नहीं कर रहा है, फिर यूएस एग्री नहीं कर रहा है, कई सारे इश्यूज आते थे पहले। तो डायरेक्ट जो है ये एक्सचेंज बहुत ज्यादा नहीं होता था, तो IMF के थ्रू, SDR के थ्रू करते थे। बट अभी क्या है, फ्लोटिंग एक्सचेंज, यानी कि ये चीजें सबको पता है, मार्केट के हिसाब से डिसाइडेड है, किसी एक कंट्री के द्वारा डिसाइडेड नहीं है, तो सारे एग्री होते हैं एंड एक दूसरे के साथ वो एक्सचेंज कर लेते हैं, SDR के थ्रू नहीं करते हैं, राइट। तो ये जो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जहां पर कंट्रीज डिसाइड करते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। $1 के सामने कितने रुपीस मिलेंगे वो लेट्स से यूएसए डिसाइड करेगा, इंडिया मे नॉट एग्री, तो वो एक्सचेंज नहीं करेंगे, राइट। तो ये SDR के थ्रू होता था। और यहाँ पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जब था तब SDR बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट था। ये SDR सर्व्स एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, यानी कि SDR यूज करके कोई और करेंसी ली जा सकती है, जी हाँ।
major just the shift of major currencies to floating exchange rate regime. floating exchange rate यानी कि अब ये यूएस नहीं फिक्स करेगा कि क्या है, इंडिया नहीं फिक्स करेगा कि ये एक्सचेंज रेट क्या है, अब दोनों और जो इंटरनेशनल मार्केट उसके बेसिस पे फिक्स हो जाएगा। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आया तब लेसेंड द रिलायंस, इंपॉर्टेंस जो है एचडीआर का वो कम हो गया। जी हाँ, एचडीआर के थ्रू नहीं कर रहे क्योंकि मार्केट के थ्रू हो रहा है, दोनों एग्री कर रहे हैं जो भी एक्सचेंज रेट है और एक दूसरे के साथ ही वो जो है एक्सचेंज कर ले रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लास्ट क्या, एचडीआर इज एन इंटरनेशनल करेंसी। एचडीआर एक करेंसी नहीं है, अभी अभी हमने डिस्कस किया। एंड सो डी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट हियर, नॉट करेक्ट पूछा गया है, डी इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट गलत है, आंसर तो सही है। 9th क्वेश्चन देखिए, which among the following is a criterion which is required to be satisfied by a currency to be part of IMF SDR basket of currencies। तो ये एचडीआर की जो वैल्यू है वो कुछ करेंसी के बेसिस पर डिसाइड होती है। ठीक है, जो भी चेंजेस होते हैं इन करेंसीज में, फॉर एग्जांपल यूएस का जो डॉलर है ये इसमें इंक्लूडेड है, जापानीज येन जो है ये इसमें इंक्लूडेड है। इसमें जो भी चेंजेस होते हैं इन करेंसीज में, 5 करेंसीज है, इसी तरीके से ये जो 5 करेंसीज हैं इनमें जो भी चेंजेस होते हैं इनके बेसिस पर एचडीआर का वैल्यू जो है डिसाइड होता है। ये 5 करेंसीज को क्यों चुना गया है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में, बहुत सारे पेमेंट्स में यूज होते हैं, काफी कंट्रीज ने ना एक्सेप्ट किया है। ये सारे रीजंस है। तो रीजंस कौन कौन से हैं वो यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं। इनमें से कौन सा रीजन सही है इन्हीं 5 करेंसीज को चुनने के लिए वो पूछा जा रहा है। ओके, इंडिया का रुपी तो इसमें नहीं है, लिस्ट में नहीं है, राइट। तो क्यों नहीं है, क्योंकि वो इन रीजंस को, इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कौन सी क्राइटेरिया है वो पूछा जा रहा है यहाँ पर। करेंसी शुड बी वाइडली यूज्ड टू मेक पेमेंट्स फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। जी हाँ, ये तो सही है। करेंसी शुड बी वाइडली ट्रेडेड इन द प्रिंसिपल एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, एक्सचेंज मार्केट में जब हम एक करेंसी को दूसरे करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं तो मेनली इन करेंसीज को लिया जाता है, इन करेंसीज के साथ हम एक्सचेंज करते हैं। अभी हमें चाहिए कहीं से भी कुछ सामान किसी भी कंट्री में, तो वी विल हम जो है डॉलर्स लेना चाहेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसीज है ये जो कि एक्सचेंज मार्केट्स का पार्ट है। करेंसी कैन बी यूज्ड इन फंडिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में यूज हो सकते हैं। जी हाँ, तीनों ही क्राइटेरिया सही है। अब इंडियन रुपी तो इंडिया में ही यूज हो रहा है, किसी और कंट्री, कोई और कंट्री डिमांड नहीं कर रहा है। अब करने लगे हैं धीरे धीरे हम उस चीज को बढ़ा रहे हैं, इंटरनेशनल जो है इसे करेंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तक नहीं है। तो इसीलिए इस एचडीआर के बास्केट का पार्ट नहीं है, बास्केट ऑफ करेंसीज का। तो ये तीनों ही चीजें यहाँ पर सही हैं, डी इज द राइट आंसर। ओके, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए उन करेंसीज में जो कि इस बास्केट का पार्ट बनेंगे। ओके, तो ये चीजें हमें याद रखनी चाहिए। 10th यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन है, जी हाँ, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 5 करेंसीज का नाम लिया सर आपने, 5 करेंसीज एक्चुअली हैं कौन से। Which among the following is not one of the currency included in the basket of 5 currencies used for HDR valuation। अभी अभी मैंने बताया HDR की वैल्यूएशन 5 करेंसीज के बेसिस पर होती है। सबसे पहला है हमारा यूएस डॉलर, देन वी हैव यूरो, और नेक्स्ट है जो ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है वो इंक्लूडेड है। चौथा है जो हमारा जापानीज येन है वो है, एंड देन पांचवा है और न्यूएस्ट एंट्री है चाइनीज जो करेंसी है, चाइनीज रेमनिनबी उसे कहते हैं, वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। ओके, ये 5 करेंसीज है। अब यहाँ पर फटाफट से आपको बताना है कि कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पर यूएस डॉलर तो है, कनाडियन डॉलर नहीं है, जापानीज येन है, चाइनीज रेमनिनबी है। तो यहाँ सही जवाब है बी, जो कि इस बास्केट में इंक्लूडेड नहीं है। इन करेंसीज में जो भी वेरिएशंस होते हैं उनके हिसाब से एचडीआर की वैल्यू जो है डिसाइड होती है। और ये एचडीआर की वैल्यू कब कब डिसाइड होती है, डेली, हर एक दिन इस वैल्यू को डिसाइड किया जाता है। और ये करेंसीज क्या चेंज नहीं होते। अभी अभी आपने कहा सर कि चाइनीज करेंसी जो है रिसेंटली एडेड है, तो एवरी 5 इयर्स में ये जो एचडीआर है उसमें कौन सी करेंसी होनी चाहिए वो डिसाइड होता है, वो वेरी होता है, वो चेंज किया जाता है, मीटिंग होती है, एंड देन डिसाइड किया जाता है कि कौन सी करेंसी होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। हर 5 इयर्स में ये रिव्यू किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैनेडियन डॉलर इज नॉट इंक्लूडेड, सो बी इज द राइट आंसर। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, एंड देन लेटेस्ट जो है चाइनीज रेमनिनबी यहाँ पर है। कैनेडियन डॉलर नहीं है, चाइनीज जो है रेमनिनबी भी इंक्लूडेड है। देखिए, इट जॉइंट दीज, राइट।
2016 में एक्चुअली ये हुआ, और आगे जाकर 5 इयर्स के बाद ये चीजें चेंज करना होगा तो करेंगे। इंडिया इज नॉट वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि आईबीआरडी जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 में, बट आगे जाकर इसे वर्ल्ड बैंक कहा जाने लगा, एंड देन ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप बन गया, यानी कि इसके अंडर 5 इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इसके अंडर आ गए। आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक पार्ट बन गया, इसके साथ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है वो इसका पार्ट बन गया, ऑल्सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इसका पार्ट है, देन MIGA ये भी इसका पार्ट है, एंड देन सेंटर हमारा जो है ICSID टू सेटल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स, ठीक है, वो भी इसका पार्ट है। अब ये 5 ऑर्गेनाइजेशन से 5 ऑर्गेनाइजेशन ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। यहाँ पर पूछा जा रहा है इंडिया इनमें से किनका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। पहली बात तो इंडिया ICSID का मेंबर ही नहीं है, फाउंडिंग मेंबर की बात ही नहीं आती। अब इन सभी का, इन चारों ऑर्गेनाइजेशंस का इंडिया एक मेंबर है, बट इंडिया इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस का फाउंडिंग मेंबर भी है, यानी कि इन्हें फाउंड किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था पहली बार तो इंडिया वाज पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, इंडिया उस कॉन्फ्रेंस का पार्ट था, बट मीगा ये जो एस्टैब्लिश किया गया है इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, इंडिया फाउंड कर दिया गया और इंडिया ने जो है बाद में ज्वाइन किया जाकर, तो ये हम कह सकते हैं मीगा का ये फाउंडिंग मेंबर नहीं है। ICSID जो ये सेंटर है फॉर सेटलिंग इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स उसका मेंबर ही नहीं है अभी तक इंडिया, राइट। तो आई होप ये चीजें आपको याद रहेंगी। तो यहाँ पर पूछा गया नॉट वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, तो आपको देखना है कि मेंबर पूछा गया है कि फाउंडिंग मेंबर पूछा गया है, तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर मेंबर पूछा जाता है कि किसका मेंबर नहीं है तो वो सही जवाब है ICSID, फाउंडिंग मेंबर पूछा गया है तो वो है MIGA, राइट। तो ये डिफरेंस जो है हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, सही से पढ़ते नहीं है, तो यहाँ पर MIGA जो है इसका एक्चुअली फाउंडिंग मेंबर नहीं है। आई होप ये चीजें क्लियर है। डैश इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन सिंगल लार्जेस्ट कंट्री एक्सपोजर, तो जो ट्रांजैक्शन जो एक्टिविटीज किए जाते हैं बाय IFC लार्जेस्ट किस कंट्री के साथ किए जाते हैं, सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन किस कंट्री के साथ किए जाते हैं उसे सिंगल लार्जेस्ट कंट्री एक्सपोजर कहा गया है। IFC अभी अभी हमने देखा क्या है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। इज इट चाइना, इंडिया, जापान या USA? यहाँ पर सही जवाब है इंडिया। जी हाँ, अगर आपने बी जवाब दिया दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, IFC के मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस होते हैं विद इंडिया। आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होता है होना हमें, अभी अभी हमने डिस्कस किया किसका मेंबर नहीं है, मेंबर नहीं है ऑफ ICSID दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक है। ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस में से इस एक ही ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर नहीं है, याद रखिएगा डी इज द राइट आंसर। अगर आपने डी जवाब दिया है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 14 क्वेश्चन आपके सामने, द GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर। अगर सेशन अच्छे से देखा है आराम से आप बता सकते हो कौन से ईयर में ये जो GATT है वो आया, वो पूछा जा रहा है। तो 1948 में एक्चुअली ये जो एग्रीमेंट है वो किया गया था, दिन कई सारे नेगोशिएशंस हुए और 1994 में फाइनली उरुग्वे राउंड, उरुग्वे एक जगह है और यहाँ पर जो इस एग्रीमेंट और इस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर जो नेगोशिएशंस किए गए थे कंट्रीज के बीच में, उसका नतीजा ये था कि इन्होंने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने का सोच लिया और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फाइनली एस्टैब्लिश किया गया इन 1995, राइट। तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर है 1948, ये ईयर्स आपको याद होने चाहिए। ओके, उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन जो है वो होते हैं 1994 तक हमारा GATT चलता है और GATT को रिप्लेस कर देता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर भी है GATT का, याद रखिएगा ये चीजें। 15 क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ WTO इज इट, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, अगेन फैक्ट बेस्ड है, सही जवाब यहाँ पर है डी, जेनीवा। जेनीवा में WTO के हेडक्वार्टर्स हैं एंड WTO को एक्चुअली उरुग्वे राउंड के समय एस्टैब्लिश किया गया था। उरुग्वे राउंड का नतीजा था 1995 जनवरी 1 को WTO को एस्टैब्लिश किया गया। 1994 में ये नेगोशिएशन जो है एंड हुए थे। ये डेट्स आपको, ये ईयर्स आपको याद रखने होंगे। द WTO टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस,
तो WTO जो है एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, सारे कंट्रीज रिप्रेजेंटेड है उसमें, जिसे मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ऑफ ट्रेड और कॉमर्स मिनिस्टर्स मीट्स रफली एवरी डैश ईयर। कितने सालों में इनकी जो है रफली मीटिंग होती है, फॉर श्योर ये पूछा गया है। तो हर 2 साल में रफली इनकी जो है मीटिंग होती है। सो ए इज द राइट आंसर हियर एंड द सेम थिंग इज गिवन। 17 क्वेश्चन देखिए, WTO was conceived during the 8th GATT cycle as part of dash round of negotiations। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये नेगोशिएशन से वो कहां पर हुए थे, जिसमें WTO को एस्टैब्लिश करने का एक डिसीजन लिया गया था। नेगोशिएशंस हुए थे उरुग्वे में, उरुग्वे एक जगह, और इस पूरे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस को हमने उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस नाम दे दिया। 1994 में ये एंड होता है और 1995 में एस्टैब्लिश होता है WTO। 18th क्वेश्चन आपके सामने, विच नेशन इज नॉट अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये कुछ कंट्रीज हैं मेनली हमारे मिडिल ईस्ट में, जहां पर हम जानते हैं कि पेट्रोल बहुत ज्यादा, पेट्रोलियम मेनली बहुत ज्यादा वहां पर मिलता है। तो वहां से ये कंट्रीज एक्सपोर्ट करते हैं, मेजर एक्सपोर्टर्स है, इंडिया भी वहीं से लेता है। तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुपिंग बनाई है टू डिसाइड कि कितना एक्सपोर्ट करना है, कितना हमें प्राइस रखना है इंटरनेशनली चीजों को हैंडल करने के लिए। इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ग्रुपिंग का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, और इसका पार्ट कौन सा नेशन नहीं है वो पूछा जा रहा है। एक्चुअली तो ये चारों ही इसके पार्ट थे, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतार, ईरान। तो नाम पढ़ के तो हमें समझ में नहीं आएगा, बट कतार ने जो है इस ऑर्गेनाइजेशन से, ये कतार बाहर हो गया है रिसेंटली, एंड इसी वजह से कतार इज नॉट पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे सही जवाब है सी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 2019 में कतार टर्मिनेटेड इट्स मेंबरशिप। 19th क्वेश्चन, which among the following statement is correct with respect to the organization for इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर पूछा गया है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इज एन, एक्चुअली नॉट करेक्ट होना चाहिए, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इज एन इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इन चीजों के लिए, मेनली यूरोपियन कंट्रीज इसका जो है पार्ट है। एंड ये जो है इकोनॉमिक एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट जो है इन कंट्रीज की उन्होंने एस्टैब्लिश किया है। रफली 36 मेंबर्स है इसमें, और 1961 में इसे फॉर्म किया गया था। तीनों ही सही है, बट इंडिया इज ए मेंबर ऑफ OECD। ये गलत है, इंडिया OECD का मेंबर नहीं है, जैसा कि मैंने कहा मेनली यूरोपियन कंट्रीज आर मेंबर, राइट। तो इस वजह से डी इज द राइट आंसर, नॉट करेक्ट यहाँ पर स्टेटमेंट पूछा गया है, एंड देन ये आपका एक्सप्लेनेशन है। 20th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इंडियन ओशन ऑब्वियसली इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर स्टेट्स, कितने मेंबर स्टेट्स इंक्लूडेड हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस ग्रुपिंग में, वो पूछा गया है। 15, 10, 22 या 44, इसका जवाब जरूर दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। इसके साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप हमें कॉल कर सकते हो 8146207241 पर, या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। इन सेशंस की जो फीडबैक है वो भी आप दे सकते हो, फीडबैक कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो। क्वेश्चन को जरूर आंसर करना। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। जय हिंद।